नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है हाइड्रोकार्बन पार्ट 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम हाइड्रोकार्बन का परिचय पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन टर्म खुद को सेल्फ एक्सप्लेन करती है, जिसका मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक यानी कंपाउंड है। हमारी डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी जैसे शब्दों से तो परिचित ही होंगे, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का शॉर्ट फॉर्म है। आजकल दूसरे संक्षिप्त शब्द जैसे एलएनजी यानी द्रवित प्राकृतिक गैस प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम जो भूपर्पट्टी के नीचे पाया जाता है के प्रभावी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन प्राप्त होता है। कोल के भंजक आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होती है। नेचुरल गैस तेलों के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती है। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़न प्राकृतिक गैस कहते हैं यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाता है। केरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन में होता है, लेकिन यह सीएनजी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। स्वचालित वाहनों को ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आवश्यकता यानी जरूरत होती है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। यह सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टायरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अणुभार यानी हायर एटॉमिक मास वाले हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग पेंट में विलयक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। इस स्लाइड में हम हाइड्रोकार्बन्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड की प्रकृति यानी नेचर के आधार पर मेनली 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। इसमें पहला है संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अगर विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़कर ओपन चेन बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। कार्बन परमाणु क्लोज चेन या विलय यानी रिंग का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन बहु आबंध जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या दोनों होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक कंपाउंड का एक विशेष प्रकार है। आप कार्बन की टेट्राहेड्रल तथा हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी को ध्यान में रखते हुए इन अणुओं के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस स्लाइड में हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स एक अनसैचुरेटेड ओपन चेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें मीथेन इस परिवार का प्रथम सदस्य है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खदानों तथा दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आप मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के द्वारा डिस्प्लेस कर तथा हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं तो आपको C2H6 प्राप्त होगा। वह हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, उसे हम इथेन कहते हैं। इसलिए आप CH4 के एक हाइड्रोजन परमाणु को मिथाइल यानी CH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं कि अगर हम CH4 में से एक H निकालें और उसमें एक मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ऐड करें तो हमें मीथेन से इथेन मिलेगा। यह सभी हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्था में इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं।
क्योंकि यह एसिड और अन्य रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए स्टार्टिंग में हम इन्हें पैराफिन, जिसमें पैरम मतलब कम और एफिन मतलब क्रियाशाली यानी कम क्रियाशाली कहते थे। एल्कीनों का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी वेस्पर थ्योरी के अनुसार मीथेन की संरचना टेट्राहेड्रल होती है, जो मल्टीप्लेनर है, जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु सम चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रत्येक HC बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एल्कीनों के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर होती है। इस स्लाइड में इसमें हम नाम पद्धति तथा आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पढ़ेंगे। हमने नोमेनक्लेचर के बारे में चैप्टर 12 में ही पढ़ रखा है, इसलिए हम एल्केनों के नोमेनक्लेचर तथा इनके आइसोमेरिज्म को कुछ और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एल्केन के प्रथम 3 सदस्य यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, जबकि उच्च एल्केनों यानी इनके हायर एल्केनों में एक से अधिक संरचना यानी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। जैसा कि C4H10 यानी ब्यूटेन की संरचना लिखने पर 4 कार्बन परमाणु आपस में कंटिन्यूअस चेन और ब्रांच चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप N ब्यूटेन में देख सकते हैं कि इसके चारों बॉन्ड एक कंटिन्यूअस चेन में जुड़े हुए हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 237 केल्विन है। इसी तरह अगर हम आइसोब्यूटेन यानी 2-मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप एडिड है, जिसके कारण यह अब एक कंटिन्यूअस चेन नहीं रह गई और एक ब्रांच चेन बन गई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 केल्विन हो गया है। इसी तरह अगर हम पेंटेन यानी C5H12 के स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या दिखता है। इसमें हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं कि N-पेंटेन, N मतलब कि एक कंटिन्यूअस चेन है और इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो पांचों के पांचों कार्बन एक साथ जुड़ेंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन है। और इसका दूसरा आइसोमर है 2-मिथाइल ब्यूटेन, जिसे हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं और जिसमें इसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप एडिड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 301 केल्विन है। और इसका तीसरा आइसोमर है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, जिसे हम ब्यूटेन भी कहते हैं और इसके सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप एडिड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 282.5 केल्विन है। स्ट्रक्चर 1 और 2 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समान थे। इसी तरह स्ट्रक्चर 3, 4 और 5 के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समान हैं, पर इनके गुणधर्म यानी जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ब्यूटेन के आइसोमर हैं, जबकि संरचना यानी स्ट्रक्चर 3, 4, 5 पेंटेन के आइसोमर हैं और इनके गुणधर्मों में अंतर इनकी स्ट्रक्चर के अंतर के कारण ही होता है, जिसके कारण हम इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी संरचनात्मक समावयव कहते हैं। स्ट्रक्चर 1 और 3 में कंटिन्यूअस कार्बन चेनों की श्रृंखला है, जबकि स्ट्रक्चर 2, 4 और 5 में ब्रांच चेन है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के अंतर के कारण होते हैं, उन्हें हम श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमर कहते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय और चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा होता, जैसे कि मीथेन, या केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जैसे इथेन में, उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अंतिम सिरे वाले परमाणु सदैव प्राथमिक होते हैं। कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़े हैं उसे द्वितीय कहते हैं। तृतीयक कार्बन यानी टर्शरी कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से तथा नियो या चतुष्क यानी टर्शरी कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो कार्बन लाल कलर का है वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह सेकेंडरी कार्बन है।
और लाल कार्बन के राइट वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह टर्शरी कार्बन है। और आखिरी कार्बन जो राइट हैंड साइड पर है वह 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह चतुष्क यानी क्वाटरनरी कार्बन है। स्ट्रक्चर 2, 3 और 5 में आपने देखा था कि एक CH3 ग्रुप सेकंड कार्बन से जुड़ा है। एल्केनों के कार्बन परमाणु या अन्य वर्गों के यौगिकों में CH3, C2H5, C3H7 समूह को एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अगर दिए गए स्ट्रक्चर का सही आयुपैक नाम लिखना इम्पोर्टेंट है तो आयुपैक नाम से सही संरचना कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सूत्र लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास 3-इथाइल 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन है और हमें इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप है कि इसमें पेंटेन है मतलब 5 कार्बन है, तो हम इसमें 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना देंगे। और दूसरा स्टेप है कि हम उन सभी कार्बन एटम्स को नंबरिंग कर देंगे। स्टेप 3 को बहुत ही ध्यान से करना होता है। इसमें करना क्या होता है कि जो इसमें एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं उसी कार्बन के नंबर पर ऐड करेंगे जो उस इथाइल ग्रुप के आगे लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ 3 इथाइल लिखा है तो हम कार्बन 3 पर एक इथाइल ग्रुप और कार्बन 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कार्बन 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप और कार्बन 3 पर एक इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। स्टेप 4 सबसे इजी स्टेप है। इसमें हमें सिर्फ सब कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट करनी होती है, यानी उसमें हाइड्रोजन एटम ऐड कर करके हमें उनकी वैलेंसी संतुष्ट करनी होती है। जैसा कि हमने इसमें करा है कि हमने सारे कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट कर दी है। इसी तरह हम सही संरचना पर पहुंच जाते हैं। इस स्लाइड में हम विरचन यानी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यानी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डाइहाइड्रोजन गैस फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट यानी सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम तथा निकल की उपस्थिति में एल्कीन के साथ योग कर एल्केन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये मेटल्स हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर एब्जॉर्ब करती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को सक्रिय करती है। प्लेटिनम और प्लेटिनम कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है, लेकिन निकल उत्प्रेरक के लिए हमें अपेक्षित रूप से हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। और आप रिएक्शन का एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं कि जब हमने इथेन में हाइड्रोजन ऐड करा और प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो हमें इथीन से इथेन मिल गया, यानी उसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह प्रोपाइन में जब हमने H2 ऐड करा प्लेटिनम निकल की उपस्थिति में तो वह प्रोपेन बन गया। तो सिंपल हमें यह याद रखना है कि अगर हमें कभी इथीन से यानी डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आना है तो हमें सीधा H2 ऐड करना है और प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट यूज करना है। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड का जिंक तथा डाइल्यूट HCl द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होता है, सिर्फ फ्लोराइडो को छोड़कर। इसमें पहला एग्जांपल है क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl में जब हमने H2 ऐड करा जिंक और एक एसिड यानी H+ की उपस्थिति में तो वह मीथेन बन गया। इसी तरह जब हमने क्लोरोइथेन के साथ यही रिएक्शन दोहराई तो हमें इथेन मिल गया, और जब क्लोरोप्रोपेन के साथ यह रिएक्शन दोबारा दोहराई गई तो हमें प्रोपेन मिल गया। और इसका दूसरा मेथड है कि हम शुष्क ईथर यानी एनहाइड्रस ईथर सॉल्यूशन में एल्काइल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, और इस अभिक्रिया को हम वुड रिएक्शन भी कहते हैं। यह इवन कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए यूज होती है, यानी हम इससे ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नहीं बना सकते। इसमें हमने ब्रोमोमीथेन लिया
और जब हमने इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करा तो हमें ब्रोमोमीथेन से इथेन मिल गया। इसी तरह जब हमने ब्रोमोइथेन के साथ उन्हीं परिस्थितियों में इसकी रिएक्शन करी तो हमें ब्यूटेन मिल गया। इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने हो तो हम वुड रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह दो तरीकों से हो सकती है। इसमें पहला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम लवण को सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड के इस विलोपन को डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल यह है कि जब हमने सोडियम इथेनोएट को NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें सीधा मीथेन मिल गया, यानी इसमें एक कार्बन कम हो रहा है। और इसका दूसरा तरीका है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड पर इवन नंबर ऑफ कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल यह है, जब हमने सोडियम इथेनोएट का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें इसमें सोडियम इथेनोएट से इथेन मिल गया, यानी इसमें हमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल गए। इस अभिक्रिया के कुछ स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप यह है, और इस रिएक्शन को जब हम एनोड पे देखते हैं तो इसमें CH3COO नेगेटिव से जब ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो यह क्या करता है कि अपना CH3 वाला बॉन्ड तोड़ लेता है और राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेता है और CO2 बनकर उड़ जाता है और एक मिथाइल फ्री रेडिकल छोड़ देता है। और ऐसे जब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल होते हैं तो वह आपस में जुड़कर एक इथेन बना लेते हैं। और इसकी कैथोड पर रिएक्शन कुछ इस तरह है कि वाटर एक इलेक्ट्रॉन लेता है और OH नेगेटिव और H+ बनाता है और 2 H+ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाकर उड़ जाते हैं। और मीथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह हमेशा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एल्केन्स के बारे में सीखा और अगली वीडियो में हम एल्केन्स के गुणधर्म यानी एल्केन्स के भौतिक गुणधर्म और एल्केन्स के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।